हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। नमपाई की सीरीज में आज हम लोग बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस सीरीज को आप बीच में से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको शुरुआत से देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ चीज़ें समझ में आए और साथ ही कुछ जो बेसिक चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए वो भी आप सीख जाएं। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिलते हैं। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं टर्मिनल के अंदर पाइथन 3 लिखकर पाइथन पे आ जाता हूँ। पाइथन शेल पे आ गया हूँ। यहाँ पर इंपोर्ट लिखना है मुझे। इंपोर्ट numpy एज np। हर बार मैं इसका नाम np रख लेता हूँ ताकि मुझे numpy बार बार ना लिखना पड़े। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फंक्शंस देखने वाले हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि पूरा जो AI की फील्ड है इसमें मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। उनमें से एक है स्टैटिस्टिक्स। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए। उतना आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो जहाँ ज़रूरत लगती जाए वहाँ पे थोड़ा बहुत सीख लीजिए। जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर होता है अर्थमेटिक मीन। जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर तो उसमें हमें बताया जाता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, बहुत सारा ग्रुप ऑफ डेटा है, उस डेटा में हमें एक सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब सेंटर की वैल्यू भी ना कई तरीके से निकाली जा सकती है। मीडियन भी एक तरह से सेंटर होता है, मोड भी एक तरीके से सेंटर होता है, अर्थमेटिक मीन भी एक तरह से सेंटर होता है। तो सेंटर निकालने के कई तरीके होते हैं। तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसमें कौन सा है तो हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन है। तो अगर मान लीजिए कोई numpy एरे हमारे पास है और उसमें मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे उसको देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है कि 1 डायमेंशनल एरे बनाया है। कितने भी डायमेंशन का आप एरे बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 डायमेंशनल एरे बना रहा हूँ और इसके अंदर पहला जो एरे है उसमें 3 एलिमेंट्स रख दिए। दूसरा जो एरे है उसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स रख रहे हैं, 4, 5, 6। और तीसरा जिसमें 7, 8, 9, ये 3 एलिमेंट्स रख दिए। ये मेरा 2D एरे बन के तैयार हो चुका है। एक बार हम इसकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं प्रिंट करा के। तो मैंने लिखा प्रिंट A1। ये इस तरीके से बन चुका है। अब इसके अंदर हमने 2D एरे बनाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि सारी की सारी वैल्यूज़ का अर्थमेटिक मीन निकल जाए। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे सिंपली लिखना पड़ेगा, मैं प्रिंट ही करवा देता हूं डायरेक्ट। आप प्रिंट करवा दो A1 डॉट मीन। यस, A1 डॉट मीन। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन है मीन। आप देखो इसका एवरेज आ चुका है 5.0। बिल्कुल सही है। आप इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। 1 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 45 आएगा। उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो 5 ही रिजल्ट आने वाला है। तो ये हो गया हमारा मीन। इसके अलावा हमें एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, वो है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स भी बहुत अच्छे से आपको आए तो काम आता है। ये AI के अंदर बहुत जगह पर काम आता है। तो अच्छा है कि आपको मैट्रिक्स आता हो। और मैट्रिक्स के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज तो आपको अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, जिसमें से एक टर्मिनोलॉजी है प्रिंसिपल डायगोनल की। जैसे अभी हमारे पास A1 की बात करें, हम फिर से प्रिंट करा देते हैं A1 को। ये हमारे पास A1 है। अब इसमें आप देखिए प्रिंसिपल डायगोनल किसे बोलते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक जो डायगोनल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। और उस डायगोनल में क्या क्या वैल्यूज हैं, 1, 5, 9। और मुझे यही ऑब्टेन करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा A1 डॉट डायगोनल D। ये एक फंक्शन है और ये आपको रिटर्न करके दे रहा है numpy एरे जिसमें सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं और ये 1D एरे के रूप में रिटर्न कर रहा है। परफेक्ट। अच्छा, एक और टेक्निकल टर्म आपने पढ़ी होगी मैट्रिक्स के अंदर, ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं A1 डॉट ट्रेस, ट्रेस भी एक फंक्शन है, तो ये आपको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यूज को ऐड करके रिटर्न करेगा। तो 1 + 5 + 9 बिकम्स 15। तो ये हो गया।
इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स में आपने चीज़ पढ़ी होगी ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या है, देखिए ये ही नोट्स हैं जो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ और यही नोट्स मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो यही एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ, तो आपके पास ये नोट्स भी आ जाएंगे अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स आपके पास है उसमें रोज़ को कॉलम से और कॉलम को रोज़ से रिप्लेस कर दीजिए, तो वो होता है ट्रांसपोज। तो अगर आप देखें यहाँ पर A1 क्या है, तो प्रिंट A1, तो A1 में ये एलिमेंट्स हैं। अभी आप देखिए पहली रो में 1 2 3 है, फिर 4 5 6 है, फिर 7 8 9 है। अब ये वर्टिकली हो जाएंगे अरेंज, तो 1 2 3 जो पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ A1 डॉट ट्रांसपोज। देखिए यहाँ पर A1 में कोई चेंजेस नहीं हुए, पर ट्रांसपोज करके जो एक नया नंपाई एरे बन के रिटर्न हुआ है वो ये हो गया है। तो इसमें आप देखिए जो पहली रो थी वो पहला कॉलम हो गया है। यहाँ पर पहली रो थी 1 2 3, अब ये कॉलम में आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसी दूसरी रो जो थी 4 5 6 वो अब सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके 7 8 9 थर्ड कॉलम में दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। अगर आप चाहते हैं कि इस एरे में से हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकें, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकें, तो वो भी बहुत ईजी है। A1 डॉट मिन करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 2 डायमेंशनल एरे है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इसके अंदर 9 है। इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिन फंक्शन आपको निकाल के देगा। इसी तरीके से आप मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करके सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको अगर पता करना है तो इसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होता है पीक टू पीक, PTP शॉर्ट में लिखेंगे हम। तो A1 डॉट PTP, तो इसका फुल फॉर्म है पीक टू पीक, मतलब सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू के बीच का गैप, विच इज 8। 9 माइनस 1 इज 8। ओके, ऐसे ही हमको कई बार इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें कोई लूप लगा के एक एक वैल्यू को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे लिखते हैं A1 डॉट सम। तो ये इनको सन लिख दिया मैंने सम की जगह, वो बोल भी रहा है। तो ये 45 रिजल्ट आ गया, बिल्कुल सही है। 1 से लेकर 9 तक को आप जोड़ दें 45 आएगा। इसी तरीके से अगर आपको इन सभी वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, A1 डॉट PROD। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, करिए आराम से, टाइम लीजिए, करिए। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप 9 का फैक्टोरियल निकाल रहे हो ना, तो 9 का फैक्टोरियल क्या है वो आपको निकालना है। सो इट इज़ नथिंग बट 3628880। तो ये हो गया प्रोडक्ट निकालने का तरीका। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और ये यूज़ में आता है कहीं ना कहीं AI के अंदर। आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है, चाहे वो इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर यूज़ में आ रहा हो या आपको डायरेक्ट करना पड़े। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी मैथ्स की ये जो सारे टॉपिक्स हैं इनके लिए अलग सीरीज़ बना ली जाएगी। इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से सिग्मा से, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ज़रा इसको समझ लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है, तो मैं यहाँ पर एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, 9 है। कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो हमारे पास xi की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब इसमें हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन क्या आएगा वो हम लोगों ने निकाला भी था, शुरुआत में 5 आ रहा था, क्योंकि इन सब का सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 45। 45 में से 45 को आप डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट से 9 से, तो 45 को 9 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। तो मीन जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा मीन की वैल्यू 5 आ रही है। तो मैं xi में से मीन सबट्रैक्ट कर देता हूँ, तो वो कितना आएगा, तो मैं 1 में से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, 1 में से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ 5 को, फिर 2 में से सबट्रैक्ट करूँगा 5 को, 3 में से सबट्रैक्ट करूँगा 5 को, 4 में से सबट्रैक्ट करूँगा 5 को,
देन 5 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 5 को, 6 माइनस 5, 7 माइनस 5, 8 माइनस 5 एंड 9 माइनस 5। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं का स्क्वायर निकालना है, इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालना है। तो मैं बोलूँगा xi माइनस म्यू का स्क्वायर। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा, स्क्वायर निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू तो अब बचेगी नहीं कोई सी, तो 1 माइनस 5 होता है -4 का, लेकिन स्क्वायर हो जाएगा 16। ऐसे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 एंड ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि सब पॉजिटिव ही हो जाना है, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पर 16। तो ये हो चुका है। अब इनका आप कर दीजिए सम, तो ये आने वाला है आपके पास सम ऑफ xi माइनस म्यू स्क्वायर, इसका सम आने वाला है। तो कितना सम आने वाला है, तो आप देखिए 16 प्लस 9 होता है 25 और ये 4 प्लस 1 5, तो 30 प्लस 30 60। तो ये 60 आपका आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी 30 आने वाला है, यहाँ पर भी 30 आने वाला है। और n की वैल्यू कितनी है, n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 9, तो हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू 9 है। अब इसको ज़रा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा समझ लेते हैं। तो a1 डॉट STD स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें निकाल के दे रहा है 2.5819। ज़रा एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही आ रहा है, 2 पॉइंट, है ना। तो इसको आप कर लीजिए अंडर रूट ऑफ 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 9 है। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 60 कैसे निकालोगे आप, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाओगे। इसको लिख लेता हूँ 4 इंटू 15, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अब 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि 16 होता तो 4 आ जाता। तो 3 पॉइंट में 8 ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेशन से हमें चेक करने में आसानी रहेगी। 3.8 लिख लेता हूँ अभी मैं, और इसको डिवाइड कर रहा हूँ मैं 3 से। तो ये कुछ हो जाने वाला है 1.24 ऐसा कुछ हो जाएगा, और 1.24 का मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए तो ये 2.48 ऐसा कुछ आने वाला है। एक बार देख लें ज़रा हमारा क्या रिजल्ट आया था, ये 2.58 आ रहा है, मतलब अप्रॉक्सीमेशन हमने किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही अगर स्क्वायर कर देंगे ना तो वो वेरिएंस होता है। तो हम लिखेंगे a1 डॉट VAR, तो ये हमारे पास वेरिएंस आ चुका है जो कि है 6.66। ओके, वाह, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम फंक्शंस देख रहे हैं, तो ये हमने कुछ ऐसे फंक्शंस देखे जो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। अब मैं फंक्शन बता रहा हूँ आपको रीशेप करने का, यानी कोई एरे नमपाई का हम बना चुके हैं, उसको हमें रीशेप करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले a1 असाइन np डॉट एरे, और इसमें मैं बना रहा हूँ 2D एरे। तो बेसिकली जो मैं बना चुका हूँ वही मैं दोबारा बना देता हूँ, या बना हुआ रखा है तो इसी को ले लेते हैं ना, अलग से क्यों बनाना। तो हमारे पास है 2 डायमेंशनल एरे, नो डाउट 2 डायमेंशनल एरे, और उसमें हर एक एलिमेंट एक 1D एरे है। 2 डायमेंशनल एरे, उसके अंदर 3 1D एरे हैं, और हर एक में 3 एलिमेंट्स हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं, 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायमेंशन, एक होता है शेप, एक होता है साइज। तो ये तीनों चीज़ें आप मुझे बताइए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको क्या बताना है, इसका पहले तो साइज़ क्या है, उसके बाद आप बताइए इसकी डायमेंशंस कितनी है, और उसके बाद बताइए इसका शेप क्या है। तो साइज़ का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा a1 डॉट साइज, तो ये हमें बता रहा है कि 9 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। परफेक्ट। अब मुझे अगर बताना है कि इसमें डायमेंशंस कितनी है, तो ऑब्वियसली इसमें 2 डायमेंशंस हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन है। फिर अगर मैं जानना चाहता हूँ कि इसका शेप क्या है, ठीक है, तो a1 डॉट शेप क्या है, तो ये बता रहा है 3 रोज 3 कॉलम।
पर इसको ऐसे मत बोलिए 3 रोज 3 कॉलम, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3 वन डायमेंशनल एरे और हर वन डायमेंशनल एरे में 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये 3,3 है इसका शेप, पर आप इस शेप को चेंज करना चाह रहे हो। ओके, शेप को चेंज करना चाह रहे हो मतलब अभी 3 रोज 3 कॉलम है, यानी 3 1D एरे, हर एक में 3 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, दैट इज 3 × 3, 9 एलिमेंट्स बन जाएंगे। अब अगर आप इसको रीशेप करना चाहते हो तो पहले ये सोचो कि आप क्या शेप बनाना चाह रहे हो। आपने कहा कि मैं इसका शेप करना चाह रहा हूँ 4 × 3, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 × 3 इज 12 और हमारे पास 12 साइज नहीं है। साइज आना चाहिए। आप कोई सा भी शेप ले लो, पर शेप के नंबर्स को मल्टीप्लाई करके साइज के बराबर आना चाहिए। जैसे ये 3 × 3 9 है, तो 9 ही आना चाहिए, तभी ये कन्वर्ट हो पाएगा। तो जैसे अब इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, अब 2 × 4 तो कर नहीं सकते, वो तो 8 होता है, हमें तो 9 ही लाना है। तो हम कर सकते हैं 1 × 9 या फिर 9 × 1, बस यही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई ऑप्शन बचा नहीं। सो वी कैन नॉट कन्वर्ट एनीथिंग टू एनीथिंग, है ना। शर्त क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई साइज के बराबर आना चाहिए। तो मैं इसको रीशेप कर रहा हूँ। रीशेप कैसे होगा, A1 डॉट रीशेप। रीशेप एक फंक्शन है, और रीशेप में बताइए आपको क्या शेप चाहिए। तो मैंने कहा इसको 1 9 में कर दो, ठीक है, 1 9 में कर दो, ठीक है। तो उसने कर दिया, मतलब 1 डायमेंशनल एरे, एक 1 डायमेंशनल एरे और उसके अंदर 9 एलिमेंट्स। इसी को अगर मैं लिखता 9,1, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, 9 1 डायमेंशनल एरे, हर एक के अंदर 1 1 एलिमेंट। अगर मैं इसको कहता नहीं, इसको तो कर दो आप 3 1 डायमेंशनल एरे और 2 एलिमेंट्स ईच, तो ये एरर देता, बोले ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका साइज 9 है, आपका 3 और 2 का मल्टीप्लाई 9 नहीं आ रहा है। सो दिस इज द लिमिटेशन। तो आप रीशेप कर तो सकते हो, पर इस लिमिटेशन को याद रखते हुए आपको करना है। गॉट इट। चलिए, 2 और मज़ेदार फंक्शन आपको मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए भी पहले मैं A1 ही ले लेता हूँ। अभी A1 फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि A1 हमारा चेंज हो गया ना, नहीं चेंज हुआ, ठीक है। A1 वही का वही है, क्योंकि रीशेप कर रहा हूँ तो वो A1 में चेंजेस नहीं कर रहा है, वो एक नया एरे बना के रिटर्न कर रहा है, इसलिए A1 में कोई चेंजेस नहीं हुए। तो A1 वही का वही है। अब इस A1 को ना मैं, ये 2 डायमेंशनल एरे है ना, 3 1 डायमेंशनल एरे, इसके अंदर मैं इसको एक सिंगल 1 डायमेंशनल एरे बनाना चाहता हूँ और ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर रखना चाह रहा हूँ। ये मैं करना चाह रहा हूँ। ये कैसे होगा? इस काम को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप क्या करते हो, आप लिखते हो A1 डॉट फ्लैटन, ठीक है। फ्लैटन एक फंक्शन है। देखो A1 में कोई चेंजेस नहीं कर रहा है, जो ये रिटर्न कर रहा है वो मैं किसी और में असाइन करवा लेता हूं, लेट्स से A2 में आ गया, ठीक है। A1 अभी वही का वही है, A2 में फ्लैटन होके आ जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं A2 में क्या है। तो आप देखें A2 में एक 1 डायमेंशनल एरे आ चुका है और A1 के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। परफेक्ट। अब अगर मैं प्रिंट कराता हूं तो ये मेरे को 1 डायमेंशनल एरे के रूप में दिख रहा है। इसी तरीके से आपके पास एक और तरीका है, A3 असाइन A1 डॉट, देखो A1 में कोई चेंजेस नहीं हुए। जैसे फ्लैटन एक फंक्शन है, उसी तरीके से एक और फंक्शन है रेवल, ठीक है। अगर मैं A3 को प्रिंट कराऊं तो उसका रिजल्ट भी सेम आता है, और इसीलिए ये डाउट बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। दोनों में डिफरेंस हमें समझना है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस है, आइए उसको भी समझते हैं। उसको समझने के लिए मैं यहां पर ऐसा करता हूं, ओके। सबसे पहले मैं फ्लैटन के बारे में बताता हूं आपको। फ्लैटन को अगर मैं समझूं तो हमारे पास है A2, ठीक है। हमने A1 को फ्लैटन किया और A2 में असाइन करा। जब हमने A2 में असाइन करा, अब मैं A2 में कुछ चेंजेस करना चाहता हूं। जैसे मैंने लिखा A2 0, ठीक है। A2 में चेंजेस करना चाह रहा हूं, तो इंडेक्स 0 पे चेंजेस करना चाह रहा हूं और वो वैल्यू कर देना चाह रहा हूं, सपोज करो 25, ठीक है।
अगर मैं अब A2 की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो इंडेक्स पे जो 1 रखा था उसकी जगह 25 हो जाएगा। हो गया ना? मुझे बताइए, क्या A1 में भी चेंजेस हुए? A1 A1 में क्यों चेंजेस होंगे? A1 में क्यों चेंजेस होंगे? A1 अलग है, A2 अलग है। गॉट इट। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, A3 जो रेवल फंक्शन की मदद से बना था, A3 के जीरो इंडेक्स पे मैं 25 रख रहा हूं, तो उसमें भी इंडेक्स 0 पे 25 आ गया होगा। तो अगर मैं A3 को प्रिंट कराऊंगा तो उसमें भी 1 की जगह पे 25 आ गया। क्या A1 में चेंजेस हुए? A1 में क्यों चेंजेस होंगे? नहीं, A1 में चेंजेस हो गए हैं। व्हाट डज दैट मीन? जब आपके पास ओरिजिनल 2D एरे कौन सा था? A1। जब आप A1 को फ्लैटन करके A2 बना रहे हो तो उधर एक अलग कॉपी बन रही है। तो A2 में कुछ चेंज करोगे तो A1 को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी कॉपी बना रहा है। जबकि रेवल फंक्शन क्या करता है? कॉपी नहीं बनाता, व्यू बनाता है। यानी उसने एज अ व्यू उसको 1 डायमेंशनल एरे कर दिया है, बट ओरिजिनली तो वो 2D एरे ही है। समझ में आई बात? तो उसने व्यू बनाया है। तो जो ओरिजिनल है उसी में चेंजेस हो जाएंगे अगर रेवल फंक्शन की मदद से आपने व्यू क्रिएट किया है। तो जो A3 है वो एक व्यू है, कॉपी नहीं है। A1 की कॉपी नहीं है, A1 का व्यू है। जिस वजह से A3 में अगर चेंजेस करते हो तो A1 में भी चेंजेस होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रेवल एंड फ्लैटन। गॉट इट? ये सब चीज़ मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करी हुई है, पूरा लिख के मैं एग्जाम्पल के साथ नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने बोली, एक मैंने बोला कॉपी और एक चीज़ मैंने बोला व्यू। ठीक है? तो जब हम कॉपी कर रहे हैं, मैं एक बार अलग से भी बता देता हूँ आपको। जैसे मैं एक और एरे बना लेता हूँ। लेट्स से मैंने बना दिया, कुछ और नाम ले लूँ, B ले लेता हूँ, B1 ले लेता हूँ। सो B1 np डॉट एरे, और यहां पर हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं लाइक 1 2 3 4, ये ले लिया। अब मैं ये करता हूं कि B1 डॉट कॉपी बनाता हूं, कॉपी भी एक फंक्शन है, और जो रिजल्ट है उसे B2 में रख लेता हूं। ठीक, अभी मैं B1 को प्रिंट कराऊं और B2 को प्रिंट कराऊं, सेम ही आने वाला है। अब मैं B2 के 0 इंडेक्स पर या किसी भी इंडेक्स पर कुछ वैल्यू रख देता हूं, लाइक से 10। अब मैं B2 को प्रिंट करा रहा हूं तो उसमें 0 इंडेक्स पे 10 आ चुका है, पर B1 को देखो तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि हमने कॉपी बनाई है, हमने व्यू नहीं बनाया। अब आप समझेंगे व्यू का कॉन्सेप्ट। देखो फिर से मैं बताता हूं, अब व्यू का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये मैंने B1 एरे बनाया, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, B3 बनाता हूं और उसमें B1 डॉट व्यू क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो B1 में जो चीजें हैं वही B3 में दिखाई देंगी, लेकिन वो B3 जो है वो सिर्फ एक व्यू है। तो अगर B3 में चेंजेस करूंगा ना तो B1 में भी चेंजेस हो जाएंगे। तो B3 के 0 इंडेक्स पर अगर मैंने 10 रख दिया तो B3 में तो चेंजेस हुए ही हुए, B1 में भी चेंजेस हुए। क्लियर हुआ? दोनों में चेंजेस हो गए। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए इसी बात को देखिए, मैंने नोट्स में भी बना के दिया हुआ है, एक बार इसको भी देख लीजिए आप अच्छे से। यहां पर लिखा हुआ है कॉपीज ओन्स द डेटा। तो जब हम कॉपी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, B1 डॉट कॉपी, और B2 में असाइन कर रहे हैं, तो B2 के पास B1 की एक कॉपी आ गई है ना। तो 2 कॉपी हो गई हैं। अब एक को B1 ओन कर रहा है, एक को B2 ओन कर रहा है। ठीक है, तो कॉपीज ओन्स द डेटा। तो B1 का डेटा हो गया वो, और ये B2 का डेटा हो गया। एक पे चेंज करोगे दूसरे को फर्क नहीं पड़ेगा। एंड व्यूज डज नॉट ओन द डेटा। अब मैंने B1 डॉट व्यू करके B3 बनाया, तो जो B3 है वो ओन नहीं कर रहा है डेटा को,
ठीक है, बट हाउ कैन वी चेक दिस? अब हमें ये चेक करना है कि जो B3 है ना, B1 और B3 की अगर हम बात करें तो कौन ओन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, एवरी numpy एरे हैज द एट्रीब्यूट बेस। तो आप ये बेस को कॉल कर सकते हो, ये एक एट्रीब्यूट है, और ये बेस या तो रिटर्न करेगा नन, है ना, जिसका मतलब ये है कि एरे ओन्स द डेटा। ठीक, तो जैसे हम बोलेंगे कि B2 ओन कर रहा है डेटा को, लेकिन B3 ओन नहीं कर रहा है, अदरवाइज रिटर्न्स द रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। यहां पर हम जानते हैं कि B2 ओन कर रहा है डेटा को, जबकि B3 ओन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं लिखता हूं B2 जो ओन कर रहा है डेटा को डॉट बेस, तो अरे पर प्रिंट कराओगे तब पता चलेगा आपको, क्योंकि वो नन रिटर्न कर रहा है ना, B2 डॉट बेस। तो उसने क्या रिटर्न किया? नन, जो ये प्रूव कर रहा है कि ये ओन कर रहा है डेटा को। लेकिन अगर मैं लिखता हूं B3 डॉट बेस, तो ये नन नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि ये रेफरेंस रिटर्न करेगा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वही जो B1 में है, तो वही का वही हमको पता चल जाएगा। तो B1 में 10, 2, 3, 4 ये है। अब एक्चुअल में हम लोगों ने चेंजेस कर ही दिए थे ना, B3 0 में 10 रख दिया था, इसलिए वो चेंज हो चुका है, तो इसलिए वो 10, 2, 3, 4 दिखा रहा है। तो जब नन रिटर्न हो तो इससे समझ में आ जाएगा कि B2 ओन कर रहा है डेटा को, B2 के पास उसकी कॉपी आई है, और B3 डॉट बेस में नन नहीं रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब B3 ओन नहीं कर रहा है डेटा को। आई होप दिस इज क्लियर। एक और फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं, दैट इज सॉर्ट। अगेन हमारे पास जो A1 है उसको एक बार फिर देखिए, यहाँ पे 25 भी रख लिया, अब मैंने 1 को चेंज कर दिया था हमने। अब इसको अगर मुझे सॉर्ट करना है तो मैं लिखूंगा A1 डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो अब A1 डॉट सॉर्ट किया और उसके बाद मैं A1 को प्रिंट करा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये सॉर्ट हो गया। अब सॉर्ट कैसा हुआ है ज़रा इसको देखिए। आप पहले वाले 1D एरे को देखिए, वो सॉर्ट हो गया है। दूसरे वाले 1D एरे वो तो पहले से ही सॉर्ट था। तीसरे वाला 1D एरे वो भी पहले से सॉर्ट था, तो ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि हो सकता है अदरवाइज कन्फ्यूजन हो आपको। मैं एक C1 नाम से बना लेता हूँ, np डॉट एरे। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। यहाँ पे फिर मैं 2D एरे बनाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर पहला 1D एरे होगा 3, 2, 4। क्योंकि सॉर्ट बनाना है तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका सीक्वेंस थोड़ा अलग हो। सॉर्टेड पहले से ही रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत होगी। 5, 4, 1 एंड तीसरा है 8, 6, 5। 8, 6, 5। ठीक है, ये हमने एक एरे बना लिया, C1 को प्रिंट भी करा लिया, ये हो गया। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है। आप देखेंगे अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद बताइए कि सॉर्ट फंक्शन करूंगा इसके ऊपर तो क्या रिजल्ट आएगा। पहले आप निकाल लीजिए, और अगर आपका रिजल्ट गलत होगा तो आप ज़्यादा अटेंटिव होकर फिर मेरी बात को सुनेंगे। चलिए, तो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि इस एरे को अगर सॉर्ट करेंगे तो 2, 3, 4 हो जाने वाला है। इस एरे को अगर हम सॉर्ट करेंगे तो 1, 4, 5 हो जाने वाला है। इस एरे को हम सॉर्ट करेंगे तो 5, 6, 8 हो जाने वाला है। ठीक है, अब मैं देखो क्या बता रहा हूँ। सॉर्ट फंक्शन को मैंने कॉल किया और मैं C1 को प्रिंट करा रहा हूँ। आप नोटिस करिए, ये चीज़ सॉर्ट होके हो चुकी है 2, 3, 4। ये चीज़ सॉर्ट होके हो चुकी है 1, 4, 5। ये चीज़ सॉर्ट होके हो चुकी है 5, 6, 8। क्या आप सभी लोगों का यही रिजल्ट आ रहा था? यस, बढ़िया। तो यहाँ पे जो सॉर्टिंग हो रही है ना, वो इन इंडिविजुअल 1D एरे के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक, चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। एक है फंक्शन रीसाइज। रीसाइज फंक्शन को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल बना लेता हूँ। लेट्स से D1 np डॉट एरे, और इसके अंदर एक 2 डायमेंशनल एरे हम बनाएंगे। 1, 2, 3 इसमें एलिमेंट है, एंड देन 4, 5, 6 एलिमेंट है। 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा एक 2D एरे बन गया। D1 को प्रिंट भी करा लीजिए।
ये हमारे पास आ चुका है। अच्छा, अब हम इसको रीसाइज करना चाहते हैं। रीसाइज करने का मतलब है, साइज क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी कितने हैं इसमें? अगर मैं करूं d1 डॉट साइज, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 6 है। ठीक है, मैं रीसाइज करना चाह रहा हूं, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज करना चाह रहा हूं। तो मैंने इसको लिखा d1 डॉट रीसाइज। अब रीसाइज में मुझे बताना पड़ेगा नया शेप। ठीक है, नया शेप। जैसे अभी जो शेप है वो कैसा है? एक 2D एरे है जिसमें 2 1D एरे हैं, तो 2 और हर एक 1D एरे में 3 एलिमेंट्स है, तो 2,3 इसका शेप है। तो रीसाइज करूंगा तो मुझे शेप बताना है। मैंने कहा इसका शेप चेंज हो जाए, 2 1D एरे ही रहें, लेकिन उसमें 3-3 एलिमेंट्स होने की बजाय 5-5 एलिमेंट्स रहें। ठीक है, ये मैंने चाहा। अगर मैं सिंपली रीसाइज को ऐसे करके कॉल करता हूं तो d1 में क्या होगा? आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। ये एलिमेंट्स को जैसे नॉर्मली 1 2 3 था पहले वाले में और 4 5 6 दूसरे वाले 1D एरे में था, तो उसने क्या किया, सीक्वेंस में वैल्यूज को उठाया और लास्ट में वैल्यूज रख दी 0 0 0 0 0। और क्योंकि मैंने जो साइज बोला है उसमें ये बोला है कि 2 1D एरे होंगे और हर एक 1D एरे में 5 एलिमेंट्स होंगे, तो 5 एलिमेंट्स बनाने के लिए उसने 1 2 3 4 5 तक ले लिया। उसके बाद 6 चला जाएगा दूसरे वाले 1D एरे में, और फिर अब एलिमेंट्स नहीं है तो वो अपनी तरफ से ऐड करता जाएगा 0 0 0 0। ये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहां पर करता हूं, मैं चाहता हूं कि 3 1D एरे बन जाए और हर एक 1D एरे में 4 एलिमेंट्स हो जाए, तो टोटल साइज कितना हो जाएगा? 12 एलिमेंट्स का साइज हो जाएगा। हमारे पास 6 एलिमेंट है तो 6 और 0 आ जाएंगे, पर 6 0 लास्ट के पोर्शन में आने वाले हैं। पर अभी आप एक चीज देखिए, इसमें कुछ एरर आ रही है। क्या बोल रहा है? कैन नॉट रीसाइज एन एरे दैट रेफरेंसेस और इज रेफरेंस्ड बाय अनदर एरे इन दिस वे। ओके, वो ये कह रहा है कि इसको वो रीसाइज नहीं कर पा रहा है। रीसाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको कोई और एरे भी रेफर कर रहा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको इसके अंदर एक कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करना है, रेफरेंस चेक, जिसकी वैल्यू आपको देनी है फॉल्स। ओके, अभी फॉल्स की स्पेलिंग में F कैपिटल होता है, वो मिस्टेक हमने कर दी है, तो F कैपिटल करिए। हाँ, अब कोई एरर नहीं है। अब हम देख सकते हैं D1 को रिसाइज कर दिया उसने। 3 इसमें 1D एरे बन चुके हैं और हर एक 1D एरे में 4 एलिमेंट्स हैं, तो जितनी भी वैल्यूज उसके पास पहले से थी वो सारी वैल्यूज शुरुआत में आ गई हैं, यानी शुरू में आ चुकी हैं रो वाइज, एंड देन बची हुई जगह पर 0 है। तो इस तरीके से आप रीसाइज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अभी देखिए, हम numpy लाइब्रेरी को देख रहे हैं, इसका यूजेज कहाँ होना है, कैसे होना है, ये सब भी आगे हमको पढ़ना रहेगा। लेकिन क्योंकि AI बहुत बड़ा है, इसलिए हम इसको मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली प्लेलिस्ट हमारी numpy को लेकर है, जो कि चल रही है। इनके एप्लीकेशंस भी हम लोग आगे चल के समझने वाले हैं। अभी आप इन चीज़ों को जान लीजिए। अभी एक सबसे बड़ा आपको दिमाग में खटका ये आ रहा होगा कि इतना सब याद कैसे रहेगा। डोंट वरी, याद रखने की ऐसी लोड मत लीजिए। आप चीज़ों को पढ़िए, समझते जाइए। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कभी भी गूगल कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, कहीं देख सकते हैं। लेकिन हमारे को एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हमें मालूम है कि ओके, ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको नोट्स वगैरह में से देख लेंगे। वीडियो यहाँ पर है ही, आप कभी भी देख सकते हो। तो आप उसकी चिंता मत करिए कि कितना मुझे याद कैसे रहेगा, ये चिंता छोड़ के पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिए बस चीज़ों को। बाकी एप्लीकेशन की अभी चिंता मत करिए, जब हम एप्लीकेशंस पर आएंगे तो इन चीज़ों को अप्लाई करके भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि AI से रिलेटेड और कंटेंट इस चैनल पे आता रहे, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर संडे को यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे आप मेरे से संवाद करिए, कनेक्ट रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।